हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। समय खूब मिला हुआ है आप लोगों को गाइड करना, नौकरी लगाना मेरा फर्ज है। जैसे कि अभी पटवारी ग्राम विकास अधिकारी में आपने देखे कि हमने आपको बम्पर रिजल्ट दिया, जिसका सेमिनार अभी 30 दिसंबर को आयोजित होगा जयपुर में। अब लैब असिस्टेंट वाले भी आ सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटवारी वाले आएंगे, सारे बच्चे आ सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट आया, बड़ी खुशी हुई कि हमने हजारों विद्यार्थियों की सफलता की इस यात्रा में साथ दिया और वो आज अपने मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं। एज की गणना कब से होगी? 1 जनवरी 2026 से होगी। अभी है आपके 2025 लग रहा है ना, तो 2026 के अंदर नोटिफिकेशन आ रहा है 1 से 2 जनवरी को। लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 1 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में आएगा और आपकी जो एज है, मुझे लगा जहां तक मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी आपके 2027 तक आप, हाँ बिल्कुल 27 सही सुन रहे हो, 1 जनवरी 2027 तक हो सकता है कि आपकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। अभी अपने चैनल है जिसमें मैं आपको मोटिवेशन गाइडेंस वगैरह देता रहूंगा, तो अपने चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ओके, तो अगले साल तक है ना, 1 साल एक्स्ट्रा देकर के आपको, या जुलाई 2026 जो भी है 1 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन पिछला जब नोटिफिकेशन आया था 2022 में, तब आपकी एज 2023 से अकाउंट की गई थी, ठीक है? अब लैब असिस्टेंट इस एग्जाम के बारे में ए टू जेड बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लैब असिस्टेंट का सिलेबस क्या होता है, प्रोसेस क्या है, एग्जाम के पेपर कितने होते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, हर एक बात पर हम जो है डिस्कशन करेंगे आराम से। आ जाइए, सिलेक्शन आसान है, अभी से आप तैयारी करोगे तो। बात करते हैं सबसे पहले कि जीरो लेवल से। सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं लैब असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर दूं क्या? सबसे पहले तो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, बिना सीईटी की वैकेंसी है। 12वीं में आपकी साइंस या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप इससे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखें। तो तैयारी कम से कम कितने समय में हो सकती है? आप ये मान के चलो कि 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने लगते हैं। अगर आप रोजाना अपना सब्जेक्ट और जीके मजबूत करते हो तो इतने कम समय में आप आराम से तैयारी कर लोगे। और अभी पेपर कब है सर? अभी पेपर आपका अप्रैल के अंदर है, अप्रैल में भी डेट आई नहीं है, तो अप्रैल 2026 के अंदर। तो अप्रैल 2026 में यानी कि अभी आपके पास में 4 महीने का समय पड़ा है। हाँ, 1 जनवरी 2027 से काउंट होने की पूरी संभावना है, 90% तक की संभावना है कि आपकी एज काउंट हो जाए 1 जनवरी 2027 तक। आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो अभी 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा। एग्जाम आपका अप्रैल में है, 2 से 3 महीने में आराम से तैयारी कर सकते हो। सिलेबस कवर करने के लिए रोजाना कितने घंटे पढ़े, ये भी बड़ा डाउट रहता है। देखो, सुबह जल्दी उठ करके आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ करके 7 बजे से लेकर के 12 बजे अपना सब्जेक्ट मजबूत कर ले और दिन के टाइम में फ्री टाइम हो उस समय जीके पढ़े। और ये 6 दिन शेड्यूल ऐसे फॉलो करो तो रोज आपका 7-8 घंटे, 7-8 जितना आप दे पाते हो, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे आराम से उतना आप कर लोगे। अच्छा, एक बच्चा का कट ऑफ 90% जाएगी नहीं। लैब असिस्टेंट की कट ऑफ के बारे में बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि अभी हम एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, प्रश्न आरपीएससी की तरह थोड़े-थोड़े कठिन देना स्टार्ट करेंगे, तो कट ऑफ आपकी 85% नहीं जाएगी, वो 75% 70% ही जाएगी, ठीक है? अब पेपर चेंज हो रहे हैं, अगर नहीं पता है तो मैं वो बताऊंगा आप लोगों को कैसे चेंज होगा। अब कैसे क्या पढ़ना है वो बता देता हूं। लैब असिस्टेंट भूगोल के पद आए हुए हैं, लैब असिस्टेंट साइंस के पद आए हुए हैं। लैब असिस्टेंट भूगोल के पहले 0 पद थे और कई सारे बच्चे निराश हो गए थे, तैयारी नहीं की थी। अब लैब असिस्टेंट भूगोल और इसके साथ-साथ आपके साइंस दोनों के पद आ चुके हैं। आपको इसकी तैयारी करनी है। हाँ, होम साइंस के पद अभी नहीं आए हैं, तो होम साइंस वाले बच्चे अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से पढ़े। मैंने सभी को ज्योग्राफी वाला बैच दे दिया है, सीटी के 12th और ग्रेजुएशन दोनों के बैच फ्री में दे दिया है। तो वो बच्चे आगामी तैयारी जीके के साथ-साथ में अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से ज्योग्राफी में स्विच हो जाए, ज्योग्राफी से करें। और ज्योग्राफी नहीं है तो वो सीटी से आगे सीटी की तैयारी करें, ठीक है? आगामी सीटी की तैयारी करें और वापस से आप क्या करें कि समय को यूटिलाइज करें, ऐसा नहीं कि आपका समय खाली चला जाए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर लैब असिस्टेंट भूगोल के अंदर 150 प्रश्न आते हैं, 150 क्वेश्चंस। एक प्रश्न है वो आपके 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का पूरा पेपर होता है लैब असिस्टेंट भूगोल का और 3 घंटे का पेपर, एक ही पेपर होता है एक ही दिन के अंदर, ठीक है? लैब असिस्टेंट भूगोल का एक ही दिन में एक ही पेपर होता है 3 घंटे का। जीके कैसे पढ़े अभी बताते हैं। लैब असिस्टेंट भूगोल में 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के होते हैं, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल से 3 सब्जेक्ट है, उसके 50 क्वेश्चन। हिस्ट्री कल्चर के 25 और ज्योग्राफी के भी 25। फिर 100 प्रश्न होते हैं भूगोल की 66 यूनिट के, 66 यूनिट जो हम ऐप के अंदर पढ़ते हैं, माइंड मैप ऐप के अंदर, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। अभी आपको बताएंगे कि कैसे नोट्स हैं, कैसे आपको पढ़ने हैं। तो 150 प्रश्न, 300 अंक का पूरा पेपर है और 3 घंटे का एक ही दिन में होता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 होती है। कुल मिलाकर के 40% अंक लाना जरूरी है, ठीक है? ये होगी भूगोल की बात। अब बात करते हैं कि लैब असिस्टेंट साइंस की तैयारी सर कैसे करें। लैब असिस्टेंट साइंस के लिए यहां पर एक दिन के अंदर 2 पेपर होंगे, है ना? एक ही दिन के अंदर 2 पेपर, एक सुबह की पारी में, एक दोपहर की पारी में। सुबह की पारी में जीके वाला पेपर है जहां पर 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाएगा 50 से 60 क्वेश्चंस का, और बाकी वाले जो है आपके 20 क्वेश्चन इंडिया जीके के और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। ऐसा पैटर्न रहने वाला है। तो राजस्थान जीके मजबूत करना चाहिए, ये बच्चे हो इनको तो सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना है। इन बच्चों को जीके के अलावा करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी भी पढ़ना है, वो मैं अभी बताऊंगा सिलेबस। तो पहला सुबह वाला पेपर जीके का है और दोपहर वाला जो पेपर है सब्जेक्ट का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये आपका तीनों को मिलाकर के 100 प्रश्न यानी कि 200 नंबर का पेपर। तो टोटल 200 और 200 कितने हो गए? 400। तो लैब असिस्टेंट साइंस की जो कट ऑफ जाती है वो 400 में से जाती है। पिछली बार 73% के समथिंग रही थी और इसकी कट ऑफ कितनी रही थी सर? इसकी कट ऑफ रही थी 300 में से 232 नंबर, जो कि होता है आपका 77%, 77-78%, ठीक है? तो कट ऑफ भी बता दी। पेपर कैसे होते हैं? 2 पेपर इसमें होते हैं, इसमें एक पेपर होता है। मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब पढ़ना क्या है? आपको सारी चीजें किताबों में मिलती नहीं है, लेकिन ऐसी जगह बता दो सबसे बेस्ट वीडियो कोर्स में मिल जाए। तो माइंड मैप का जो वीडियो कोर्स है जहां पर लैब असिस्टेंट के सर्वाधिक बच्चे पढ़ते हैं, ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे, ऐप को डाउनलोड करके साइन अप की प्रोसेस पूरी करना है। जैसे ही ऐप ओपन होगा उसमें कोर्स वाली कैटेगरी आएगी, इसमें जाओगे तो लैब असिस्टेंट साइंस जीके प्लस ज्योग्राफी का बैच और इसके साथ साथ आपका जीके प्लस साइंस वाला बैच आपको मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है ऐप के अंदर ही यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट करके वहीं पढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जीके भी मिलेगा पूरा और साइंस भी मिलेगी, पीसी भी मिलेगी, साइकोलॉजी मिलेगी और इसके साथ साथ आपका इंडिया जीके भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और बढ़िया तरीके से पढ़ो। और इसमें ये टीम के कॉलिंग नंबर है, नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे। तो पैटर्न पता चल गया एग्जाम का? डाउट है तो पूछते रहो, मैं आपको बताता जाऊंगा एक एक चीज। लैब असिस्टेंट में इस बार पटवारी और वीडियो की तरह आप लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा और सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी दूंगा। 1000 के समथिंग ये पोस्ट होने वाली है, ठीक है? धन्यवाद। ओके धनेश, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे लगातार एनसीईआरटी काफी है क्या? देखो एनसीईआरटी में लिमिटेड मेथड, एक बार जैसे भूगोल की मैं बात करूं, कई सारी ऐसी यूनिट है जो एनसीईआरटी में नहीं है और जब हम पढ़ाते हैं तो उससे बाहर भी चीजें कई बार हमें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि सिलेबस में वहां एनसीईआरटी में सारा कुछ मिलता नहीं है। तो आपके पास आप बुक रखो, अच्छी बात है, लेकिन बैच ज्वाइन करना हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि बैच ज्वाइन कर लिया, 1000 रुपए के आसपास और 200 रुपए का, 100 रुपए का रजिस्टर ले आओ, तो 1000 रुपए के आसपास आपकी पूरी तैयारी हो रही है, कोई और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? मार्केट से ओएमआर सीट ले आओ 20 रुपए की और ऐप के अंदर टेस्ट दो, महीने का नेट रिचार्ज आपको तो अम्बानी को देना ही है 300-400 रुपए। तो इतनी सस्ती तैयारी इतने कम कीमत के अंदर माइंड मैप ऐप में पॉसिबल है। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़े। लैब असिस्टेंट भूगोल का एक पेपर 150 प्रश्न, लैब असिस्टेंट साइंस के 2 पेपर 400 नंबर।
और कोई डाउट है तो बता दो। एग्जाम डेट क्या है? जीवराज कह रहा है एग्जाम डेट अप्रैल में है और अभी एग्जाम डेट आई नहीं है। और कल दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जाने ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। और नौकरी लगोगे ना, उस दिन आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, है ना, कि मजा आ गया, लाइफ सेट हो गई गुरुजी, 8वें वेतन आयोग के तहत 2 साल बाद में 50-55 हजार आपको सैलरी मिलेगी। फॉर्म कब भरे जाएंगे? इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में, 1 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, सिलेबस इसका क्या रहता है, मैं सारी चीजें बता देता हूं। पॉलिटी पढ़नी है क्या? नहीं, पॉलिटी नहीं पढ़नी है राजस्थान वाली, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है सिर्फ साइंस वालों को, वो भी संविधान शॉर्ट में, ठीक है। फॉर्म 1 तारीख के बाद में चालू होंगे। करंट अफेयर सिर्फ साइंस वालों को पढ़ना है। चलो क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें वगैरह है, माइंड मैप का वीडियो कोर्स है, तो इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके, अब देखो पढ़ना कैसे है। रात को 11 बजे सो जाया करो, सुबह 6-7 बजे उठ जाया करो, उठ करके सुबह बिना कुछ खाए पिए 5 घंटे अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। आप पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जब लगातार मेहनत करोगे, टॉप करोगे, माइंड मैप का बैच आपने लिया हुआ है, तो आप जब टॉप करके मेरे पास में आओगे ना, तो मैं आप लोगों को एज अ गिफ्ट, जब आप रैंक वाली 1 हो, वाली रैंक 100 हो, लेकिन माइंड मैप का ऐप का टॉपर होना चाहिए, आपको आईफोन गिफ्ट दिया जाएगा। अभी देखना पटवारी और वीडियो वालों को दिया जाएगा। तो जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो एक होता है, जो वो डिजर्व करते हैं, ऐसा इनाम भी हम रख रखे। तो मेहनत करो भाई। अब आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट सुबह पढ़ ले, 5 घंटे जम के पढ़े, है ना। सब्जेक्ट ही सब कुछ है यहाँ पर, बहुत तगड़ी तैयारी करनी है। भूगोल वालों को, भूगोल वालों के लिए सब्जेक्ट रामबाण है। फिर साइंस वालों की बारी आती है, तो साइंस वाले भी पीसी भी मजबूत करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। दिन के समय में 2 से 3 घंटे रेस्ट कर ले, उसके बाद में जीके पढ़ना स्टार्ट करें। शाम के टाइम में 3 घंटे जीके पढ़ें, ठीक है। 3 घंटे जीके पढ़ें, क्योंकि बच्चा पढ़ता पढ़ता थक जाता है, 12 बजे नहाना धोना, सर्दी के टाइम में ना नींद है वो सुबह जल्दी खुले ना खुले, ठीक है, लेकिन 6-7 बजे उठ जाया करो, उसके बाद में पढ़ना शुरू करो। 12 बजे के बाद में आप लोग रेस्ट करो थोड़ी सी, और फिर दोपहर के बाद में जीके पढ़ो। जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ रामबाण जो बुक है ना, ये पढ़नी है, ठीक है। इसके लिए मैंने नंबर भी बताया हुआ, आपको व्हाट्सएप कर देना, आपको बुक मिल जाएगी। 94 60 97 14 50 बुक के लिए व्हाट्सएप नंबर, और कोई सहायता वहां नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। सर मैं भी जॉब करता हूं, जॉब के साथ तैयारी करनी पड़ेगी भाई, सुबह शाम टाइम निकालो। ओके, अब देखो दिन में ये पढ़ा, रात के टाइम में सोने से पहले पूरे दिन में क्या पढ़ा वो पढ़ लो। सोमवार से शनिवार आपका ऐसा शेड्यूल चलना चाहिए जहां पर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़े कर रहे हो। संडे को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और साथ साथ में टेस्ट देना है जो भी आपने पढ़ा है पूरे 7 दिन में। तो इस तरह से जब शेड्यूल फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग जाएगी। अब देखो नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बनाने हैं, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो। अभी से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि गुरुजी मेरा तो आलस आ रहा है, 5-10 दिन में रेस्ट करना चाहता हूं, तो कर लो भाई, थोड़ा स्टडी मोड में आ जाओ, बैच ज्वाइन करके रजिस्टर डाल करके पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, नए बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, तो 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा गैप लेकर के माहौल बनाओ, है ना। थोड़ा सा पढ़ने का जो मन है वो मानस बनाओ, क्योंकि अभी खूब टाइम है आपके पास में, इतना टाइम मिला हुआ है आपको। सिर्फ सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, चाहे वो आपका भूगोल का हो चाहे पीसीबी के हो, और जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं। जीके के लिए साइंस वालों को सिर्फ रामबाण पढ़नी है, और भूगोल वालों को भी सिर्फ रामबाण पढ़नी है। क्वेश्चंस मैच हो जाएंगे वहां से, ठीक है, टेंशन नहीं लेने किसी तरह की, और टेस्ट देना है, ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए। अब सिलेबस की बात करते हैं। आ जाओ सिलेबस एक एक करके बता देता हूं, है ना। अब कोई डाउट है ना तो पूछ लेना कि सर सिलेबस में मुझे ये समझ नहीं आया। आज का जो टॉपिक है पूरा एक तरह से पूरे सिलेबस के ऊपर आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, वो सब बता रहा हूं। बुक के लिए नंबर लिख दो 94 60 97 14 50, है। ये बुक के लिए व्हाट्सएप नंबर है। बुक ऑर्डर करनी हो, चाहे आपका लैब असिस्टेंट भूगोल वाले सब्जेक्ट की हो, चाहे साइंस के 3000 क्वेश्चंस की हो सब्जेक्ट की, या फिर रामबाण बुक की, तो भाई उसके लिए तो नंबर मैं 10 बार आपको बता चुका हूं। बुक ऑर्डर करने के लिए ये नंबर है 94 60 97 14 50, ठीक है। ये बुक के लिए व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप घर बैठे भी मंगवा सकते हो। चलो अब बात करते हैं पढ़ेंगे कैसे, सिलेबस क्या क्या है इसका, सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। आइए सिलेबस तो देखो, लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला साइंस के लिए जो सिलेबस है लास्ट ईयर वाला सेम रहेगा। देखो पेपर 1 जो है उसमें 4 सेगमेंट है। 4 सेगमेंट में मैं बात करूं, यहां पर 4 सेगमेंट में मैं अगर बात करूं तो यहां पर आपके जो साइंस वाला है, साइंस के लिए जो सिलेबस है, जिसमें आपको राजस्थान का जो भूगोल है, इतिहास है और कला संस्कृति है, यहां से लगभग 55 क्वेश्चन आएंगे। और आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स है 20 क्वेश्चन आएंगे। विश्व भारत का भूगोल है, ये भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, हालांकि पिछली बार आए नहीं थे, लेकिन इस बार चांस है कि आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो ज्यादा फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके पे करना है, और राजस्थान जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। साइंस वाले बच्चे हैं, नीट की तैयारी की हुई है, तो ऐप के अंदर आपको डिटेल वीडियो क्लास मिल जाएगी। और रामबाण जो बुक है इसमें से राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ो, राजवंश पढ़ो, सभ्यताएं कौन कौन सी सभ्यताएं थी, 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ ये पढ़ो। चलो भूगोल के अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ो, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान कौन से अक्षांश पे है, कौन से देशांतर पे है, ऐसे पढ़ना है। चलो मैं बता देता हूं एक एक करके ना, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि गाइडेंस की कमी में बच्चे तैयारी करते नहीं। हकीकत बता रहा हूं, आज के टाइम में इंटरनेट का जमाना ऐसा है कि घर बैठे आपको सारी चीजें मिल रही है, और जब घर बैठे सारी चीजें मिल रही है तो आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। ओके, अब देखो यहां पर 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे पेपर होगा। उसके बाद दोपहर बाद में आपका साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 2 घंटे के लिए टाइम है। 40% अनिवार्य अंक है आपको परीक्षा के अंदर लाने पड़ेंगे, दोनों पेपर को मिलाकर 160 नंबर 400 में से कम लाना है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 1/3 नेगेटिव है। अब ये राजस्थान जीके का जो सिलेबस है वो भूगोल के लिए भी सेम है और साइंस वालों के लिए भी सेम है। अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझ में नहीं आया। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब इतिहास को जानने के स्रोत कुछ ऐसे हैं कि भाई 5000 साल पहले लोग रहते थे, हमें कैसे पता चलेगा? तो कुछ पहले के समय के सिक्के मिले हैं, जो है मृदभांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, है ना, और जो अन्य चीजें जो है अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों के जिनको एपिग्राफी कहते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर ये क्लियर होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यता है, सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। हम ऐप में पढ़ते हैं तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना हम टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखते हैं। भूगोल का भाग वह कैसे पढ़े, माइंड मैप का ऐप है, उसके अंदर सारी यूनिट आपको मिल जाएगी, अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ बस एमसीक्यू के लिए साइंस और भूगोल की अलग से किताब प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिएगा यहाँ पर सभ्यता होगी, फिर राजवंश। राजवंश में देखो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र तुम्हारा राठौड़ थे, मेवाड़ है तो वहां पर गोइलों का राज था, आमेर है तो कछुओं का राज था जयपुर के आसपास। इसके अलावा भी जो राजा महाराजाओं का जो टाइम था आज से 500-700 साल पहले स्टार्ट होकर के या 1000 साल पहले, तो वहां से लेकर के अब यहां तक आपको जितने भी एकीकरण तक के राज्य महाराजे हैं वो सब आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये राजवंश के अंदर पढ़ते हैं। फिर देखो मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध के अंदर ये पढ़ना होता है कि जब मुगल आए थे उस समय की, मुगल जब आए आज से 500-600 साल पहले, उस समय मेवाड़ में मारवाड़ में कौन कौन से राज्य महाराजा थे। आमेर के कछुओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, बाद में कई सारे राजाओं ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। महाराणा प्रताप ने जो है मुगलों से लोहा लिया, तो वो भी पढ़ना है। और मान सिंह वगैरह जो आमेर के हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके सहयोग किया
किया मुगलों का, तो एक सहयोग वाला भी पढ़ना है, एक उनके वैवाहिक संबंध भी पढ़ना है, एक उनका जो महाराणा प्रताप जी के जैसे संबंध है, जैसे उन्होंने लड़ाई भी की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की, वो भी पढ़ना है सब इसके अंदर। अरे लाइव बैच है भूगोल के अंदर, सारी यूनिट आ रही है और बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं हम। जैसे जैसे क्लास आती है लाइव होती है 1 घंटे और एंड करते तुरंत रिकॉर्डेड उपलब्ध हो जाती है, तो सारी यूनिट मिलेगी और हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। कैसे नोट्स मिलेंगे अभी बताता हूं, ये ऐसे नोट्स मिलते हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे नोट्स है, यूनिट है जनसंख्या भूगोल की, हम कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाते, ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। एक एक यूनिट जाके देखो, एक भी पीपीटी से नहीं पढ़ी हुई, एक एक चीज हाथ से पढ़ी हुई, जनसंख्या की धनात्मक क्या होती है, ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने भाई माइंड में, एक एक चीज है वो हाथ से पढ़ी हुई है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, ठीक है। और बस बैच ज्वाइन करके नोट्स बनाने हैं, और कोई मतलब आपको अगर नौकरी लगनी है केवल उन विद्यार्थियों के लिए, बाकी जिनको नौकरी नहीं लगनी है ना, तो वो थोड़ा सा 2 साल बाद में हमारे पास में आवे, और जिनको लगता है कि सर मुझे तो नौकरी लगना ही है कम उम्र में, वो पढ़ें। मुगल राजपूत संबंध की बात टॉपिक है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, जो साइंस में भी है और भूगोल में भी है। स्थापत्य कला में पत्थर के बने हुए जितने भी काम है, जैसे दुर्ग है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें हो जाता है वो होता है इसमें दुर्ग। दुर्ग आपको पढ़ने हैं, अगर आपने दुर्ग पढ़ लिया ना तो सब पढ़ लिया, मतलब स्थापत्य कला अगर आप दुर्ग पढ़ लेते हो तो आप सब कुछ पढ़ लेते हो। दुर्ग के अंदर महल भी है, मंदिर भी है, बावड़ियां भी है, तो स्थापत्य कला के अंदर सारे दुर्ग पढ़ लो अच्छे से। इसमें किले आगे, स्मारक आगे, संरचना आगे, तो दुर्ग के साथ सारी कवर हो जाती है, दोनों यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगी। फिर राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवता वाला टॉपिक है, तो धार्मिक आंदोलन के अंदर आपको संत संप्रदाय पढ़ने हैं, जितने भी संत संप्रदाय हैं, निर्गुण है ना, सगुण है, हाँ जी, निर्गुण है, सगुण है, वो सारे संत संप्रदाय उसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। आज मैंने दूसरे चैनल पे लाइव लिया, क्योंकि ये गाइडेंस के लिए चैनल थोड़ा सा मैं बनाना, इसमें आपको गाइडेंस मिलता है, और मेन चैनल पे अपनी अन्य क्लासेस वगैरह आती है, तो दोनों अपनी कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके। संत संप्रदाय पूरे पढ़ने हैं, लोक देवी देवता जितने भी हैं वो सब पढ़ने हैं, रजिस्टर अपना किताब में टिक कर सकते हो रामायण में। मेले हैं राजस्थान के, त्योहार हैं, संगीत है, संगीत, नृत्य, नाट्य, वाद्य यंत्र, 4 चीजें इसके अंदर आती है, गीत आते हैं, लोक नृत्य आते हैं, लोक नाट्य आते हैं और वाद्य यंत्र आते हैं, ये चारों पढ़ना है, ठीक है। और फिर आभूषण, जो रंगपुड़ी झमपुड़ी पहनती है वो आभूषण पहनना, ठीक है, वो पढ़ने। और आप में पढ़ते हो तो मैं ट्रिक से पढ़ाता हूं, 50 150 आभूषण, कानों में कौन से होते हैं, माथे पे कौन से होते हैं, नाक में कौन से होते हैं, हाथ में कौन से होते हैं, पूंछ में कौन से होते हैं, बाजू में कौन से होते हैं, कमर पे कौन से होते हैं, पैरों में कौन से होते हैं, पैरों की उंगलियों में कौन से होते हैं, सारी चीजें, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति की बात करें, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर अलग से टॉपिक दिया हुआ है, वेशभूषा, राजस्थान का खान पान, रहन सहन, वो पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, रहन सहन, खान पान, आभूषण, रीति रिवाज। अब देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, देखो पर्यटन स्थल मतलब जितने भी ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं और जहां पर हम घूमना पसंद करते हैं, चाहे वो आपकी चांद बावड़ी, आबानेरी, दौसा हो, चाहे आपका राजस्थान का खजुराहो है मंदिर को जिसको हम कहते हैं बाड़मेर, और ऐसे और भी बहुत सारे मंदिर है, देखने की जो चीजें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती है। ऐतिहासिक पर्यटन के स्थल, जो चाहे वो स्थान हो, चाहे मंदिर हो, महल हो, बावड़िया, सारी चीजें, और पर्यटक स्थान जहां आप जाना पसंद करें वो चीजें हैं। व्यक्तित्व के अंदर आपके वे व्यक्ति जो राजस्थान के इतिहास में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक, ठीक है, प्राचीन काल से लेकर आज तक, वो यहाँ आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक फेमस व्यक्तित्व के अंदर क्या होता है, जैसे कन्हैयालाल जी सेठिया वगैरह, वो भी हो गए, कवि हो गए, इतिहासकार हो गए, योद्धा हो गए, तो वो हिस्ट्री के अंदर राजवंश में हो जाते कवर, अलग से नहीं करने हैं, और कुछ कुछ है वो अलग से करने जो कि हम ऐप में पढ़ाते हैं। राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां, आज से 200 सवा 200 साल पहले अंग्रेजों के साथ में राजस्थान की रियासतों ने संधियां की थी अपने बचाव के लिए, कि यहाँ संधि कर लेंगे तो सुरक्षा मिल जाएगी। तो कौन कौन सी रियासतों ने संधियां की थी, 1857 का क्रांति जो है वो पूरी पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद में किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, ये आधुनिक राजस्थान के इतिहास का टॉपिक है, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन। किसानों ने क्यों आंदोलन किया था, जनजातियों ने क्यों आंदोलन किया था, भाई जनजातियों ने इसलिए आंदोलन किया था कि उनकी जल जंगल जमीन को छीना गया था अंग्रेजों के द्वारा, तब उन्होंने आंदोलन किए थे। और प्रजामंडल आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जन जागृति के लिए हर एक जगह स्थान पर, चाहे जयपुर है, जोधपुर है, मेवाड़ है, भरतपुर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, हर जगह पर प्रजामंडल बनी थी। और इन प्रजामंडलों ने क्या किया था, जागृति का काम किया था, स्थानीय सरकार का काम किया था। तो कहां कहां पर बनी थी, किसने बनाई थी, मैन पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण, अब राजस्थान का एकीकरण होता है, बहुत सारी रियासतें थी वो सब एक हो जाती है और पूरा राजस्थान बनता है 1 नवंबर 1956 को। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है, मत्स्य संघ निर्माण से लेकर टोटल 7 चरण है जहां पर राजस्थान एक बना है, वो सब इसमें पढ़ना है। राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण विकास में महिलाओं के विशेष संदर्भ में, तो आधुनिक दौर में प्रजामंडल वगैरह जितने भी हम पढ़ते हैं, एकीकरण वगैरह उससे पहले के जितनी भी महिलाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो भूगोल में क्या पढ़ना है, एक नवीन 41 जिलों के अनुसार, हालांकि जिलों का कोई प्रश्न अलग से विशेष नहीं पूछा जाएगा। स्थिति और विस्तार, राजस्थान की सीमा कितनी है, राजस्थान में कितने जिले हैं, कौन से जिले की कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा वगैरह है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार मतलब आड़ी रेखाएं जो होती है ना वो अक्षांश कहलाती है ऐसे, और देशांतरी विस्तार है तो ऐसे खड़ी रेखा है ना, तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये पढ़ना है। और सब इसमें आ जाता है, परिचय आ जाता है राजस्थान का, नामकरण वगैरह सब। मुख्य भौतिक प्रदेश, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, इसके अंदर मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ना है, अरावली पर्वत पढ़ना है, मैदान पढ़ना है, और हाड़ौती का पठार है। राजस्थान में 4 तरह की जमीन है, 4 तरह की जमीन का मतलब ये हुआ, पश्चिम में रेगिस्तान है, बीच में आप जाते हो तो आपको अरावली मिलेगी, फिर आप थोड़ा जयपुर साइड थोड़ा और आगे जाते हो जो बनास नदी का बेसिन वगैरह मैदान है, और फिर कोटाबंदी जो हाड़ौती क्षेत्र है वो आपके भौतिक प्रदेश है। अपवाद अंत में सारी की सारी राजस्थान की नदियां पढ़नी है, रिवर्स ऑफ राजस्थान, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु, मिट्टियां पढ़नी है राजस्थान की, कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है। फिर अगला जो है इसके साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति, फिर है आपका नेक्स्ट इसी के अंदर देखो प्राकृतिक वनस्पति जो वेजिटेशन है, इसके अंदर जितने भी वन है वो सब पढ़ने हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, और वन्य जीव संरक्षण के अंदर अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं, टाइगर रिजर्व वगैरह वो सब पढ़ते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे इसके साथ कवर हो जाते हैं, और फिर भी राजस्थान में वनों को बचाने के लिए जो स्कीम वगैरह वो इसके अंदर आ जाएगी। डेजर्टिफिकेशन एक अलग से टॉपिक दिया गया है कि मरुस्थलीकरण, अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीकरण की, और जो है पश्चिम में मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन की ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी अरावली को कह रहे हैं कि काट दो, तो अरावली को जो काटने के जो आदेश दिए जा रहे हैं उसके बाद मरुस्थलीकरण की समस्या भयंकर हो जाएगी, तो उसका भी प्रश्न करंट अफेयर से जोड़ करके आपसे पूछा जा सकता है। कृषि, जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें, राजस्थान में मेजर क्रॉप्स कौन सी है, और एग्रीकल्चर के जो क्लाइमेट रीजन है, जलवायु प्रदेश है, कितना कहां पर कौन कौन सी फसल होती है, कौन सा किस जलवायु प्रदेश में आता है वो भी टॉपिक है। पशु गणना पढ़नी है ना, लेटेस्ट पढ़नी है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं अलग अलग तरह की सभी परियोजनाएं, जैसे राजस्थान में पेयजल और सिंचाई, इरिगेशन और सिंचाई दोनों, जो पेयजल दोनों का काम होता है वो पढ़नी है। सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़नी है। बहुउद्देशीय के अंदर पेयजल भी होती है, सिंचाई भी होती है, मल्टीपल जिनका उद्देश्य होता है वो, और सिंचाई के अंदर सिर्फ जिससे खेती में पानी यूज किया है वो वाली। जल संरक्षण के लिए तकनीक बहुत सारी है राजस्थान के अंदर, टांके बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, तो वो सब इसके अंदर पढ़ना है। परिवहन मतलब यातायात जो है इसके अंदर पढ़ना है, रेल, सड़क और वायु यातायात राजस्थान का, और राजस्थान में खनिज क्या है वो पढ़ना है। तो ये भूगोल और साइंस का सेम सिलेबस है। लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस, भूगोल में तो 50 में से 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, लैब असिस्टेंट भूगोल में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और भूगोल से, और लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर भी
50 से 55 क्वेश्चन 100 में से इसमें से आएंगे, ठीक है। अब साइंस वालों को करंट अफेयर्स भी पढ़ना है राजस्थान का, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। तो विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान में साइंस वालों को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। साइंस वालों को भारत के सामान्य ज्ञान में इंडिया की जो पॉलिटी है ना, जहां संविधान बनता है, वो पढ़ना है। इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको थोड़ी सी यहां पढ़नी है। स्टैटिक जीके भी पढ़ना है कि भारत में पहला सबसे पहले क्या कौन कहां क्या, वो वाला भी पढ़ना है। तो एक तरह से इसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और मनोविज्ञान आपको पढ़ना है। तो मनोविज्ञान में पिछली बार तो इन्होंने सिलेबस में दिया तो था, लेकिन प्रश्न एक भी नहीं था, तो ये तो एक तरह से उन्होंने मजाक बना दिया था, लेकिन फिर भी इस बार में थोड़ा तैयार रहना है, मनोविज्ञान को भी पढ़ना है। अब लैब असिस्टेंट भूगोल वालों को देखो अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। भूगोल वालों को वही साइंस वाला जो सिलेबस है, जीके वाला, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, ठीक है, वही पढ़ना। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है? करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का, है ना, लास्ट 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स की अगर बात करें, राजस्थान करंट अफेयर्स, तो आप 3 से लेकर के 6 माह तक का पढ़ सकते हो। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का तो पढ़ना ही है 2026 का, और इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब आ गया जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्या सिलेबस रहता है। देखो जीव विज्ञान का जो यहाँ सिलेबस दे रखा है, जीव विज्ञान का जो सिलेबस दे रखा है, यहाँ पर बायोलॉजी के भी भाग 2 है, भाग अ और भाग ब। बैच कंप्लीट होने वाला है ऐप के अंदर, 98% कंप्लीट है। फिर हम एमसीक्यू उसी के अंदर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत साल भर चलेगी बैच। पीछे की सारी क्लासेस आपको उपलब्ध रहेगी। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर आपके टोटल 8 यूनिट है भाग ए के अंदर, जहां पर आपको शैवाल वगैरह, आवत बीजी, पादप की आकारिकी, पादप प्लांट एनाटॉमी, और उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी, और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन है आपका, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी है, पादपों का आर्थिक महत्व है, और सेल है। फिर बायोलॉजी का भी भाग ब है, जहां पर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ना है, और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो है, मानव शरीर तंत्र वगैरह, और भी इसके अंदर, ठीक है। मानव में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वगैरह ये भी पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र हो गया, पेशी तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया। फिर फिजिक्स के अंदर आपके लगभग 10 यूनिट है। दृढ़ पिंड गतिकी यानी कि डायनामिक ऑफ रिजिड बॉडी, फिर आपका ऊष्मा गतिकी है, दोलन है, वेव्स है, जो आपकी स्थिर वैद्युतिकी है, विद्युत धारा है, ऑप्टिक्स है, एटम है, और नाभिक और सेमीकंडक्टर, ये 10 यूनिट। फिर केमिस्ट्री के अंदर भी 10 यूनिट है। आपका इकाई 1 जो है पीरियोडिक टेबल वगैरह, उसके बाद इकाई 2 है जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है, और उसके बाद में रासायनिक साम्य है। फिर आपका जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, आयनिक साम्य, यूनिट 4। यूनिट 5 में गैसीय अवस्था पढ़नी है, और इसमें सारे नियम वगैरह, डाल्टन वगैरह के। और यूनिट 6 है आपका लिक्विड स्टेट है। अभी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का भी सिलेबस आपको बताऊंगा डिटेल में, 66 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ये माइंड मैप ऐप में सिलेबस फ्री में अपलोड होता है, आपको पढ़ा है, सामने जाकर आराम से पढ़ सकते हो। सॉलिड स्टेट के बारे में पूरी यूनिट है। 8 यूनिट सॉल्यूशन के बारे में है, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के बारे में। और 9वीं यूनिट है वो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और सामान्य गुणधर्म, और उसके बाद 10वीं यूनिट हाइड्रोकार्बन की है, ठीक है। ये सिलेबस साइंस का इतना ही है, और हालांकि काफी है, आराम से इसको पढ़े। फिर आता है लैब असिस्टेंट भूगोल का सिलेबस। लैब असिस्टेंट भूगोल का जो नया सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है, कोई अलग से इसका विशेष नहीं होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके जो है, 100 प्रश्न जीके के 50 प्रश्न यानी 100 नंबर, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल होगा। और सिलेबस क्या है जो मैंने अभी बताया वो वाला। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है जिसमें 66 यूनिट है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के और 100 प्रश्न 200 नंबर के। ये लैब असिस्टेंट भूगोल का पैटर्न है, जहां 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव है। राजस्थान जीके में वही है आपका इतिहास, पूरा राजस्थान का, प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, फिर आधुनिक राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति पूरी पढ़नी है। फिर राजस्थान का भूगोल वो सेम टू सेम है जो साइंस में था, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। इवन रीट वाले जो बच्चे हैं वो भी, उनके लिए भी ये सेम है, उनके लिए भी अलग से विशेष नहीं है। भूगोल एक समाकलित विषय, टोटल 66 यूनिट, ये सारी ऐप में हो चुकी है, और आप जाओगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह, ये फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक है, महासागर, सेल वगैरह, स्थल रूप वगैरह, वायुदाब। मेरा जीव जानता है एक चीज हाथ से लिखा के पढ़ी है ऐप के अंदर, कोई भी पीपीटी का यूज नहीं किया है, ठीक है। ये सब ऐप के अंदर मिलेगा। जैव मंडल वगैरह, जैव परिस्थिति, इंडियन ज्योग्राफी है थोड़ी सी, उसके बाद में लगभग 5 यूनिट इंडियन ज्योग्राफी होगी। फिर आपदा वगैरह, अक्षांश देशांतर है। फिर आपकी यूनिट 25 के बाद में आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है, तो वायु फोटोग्राफ है, स्थलाकृतिक मानचित्र है, मैप प्रोजेक्शन है, और मौसम चार्ट वगैरह, मौसम इंस्ट्रूमेंट जो है, वेदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है, विश्व की जनजाति वगैरह। देखो भूगोल वाले बच्चों के साथ एक दिक्कत ये होती है, जब हम पढ़ाते हैं बच्चे कहते हैं सर शुरुआती 25 यूनिट बहुत बड़ी है ना, मुझे पढ़ने में टाइम लगा था, और लास्ट की 25-40 यूनिट बहुत छोटी है। मतलब एस्किमो, बुशमैन, गोंड और जो भील जनजाति है ही कुछ नहीं, पर एक आधे घंटे में सब कुछ पढ़ सकते हो। मानव भूगोल की प्रकृति विषय छोटा सा टॉपिक होता है। जनसंख्या वाला भी बहुत छोटे टॉपिक है, जनसंख्या वितरण और घनत्व और प्रभावित करने वाले कारक। भाई लोग एक स्थान पर रहना क्यों पसंद करेंगे? छोटे छोटे कारक है कि रोजगार होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, सामान्य बातें हैं, है कुछ नहीं। जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्या बहुत छोटे टॉपिक है, जनसंख्या संरचना है, माइग्रेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, सेटलमेंट यानी कि लोग घर कैसे बनाते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें। और ये यूनिट तो इतनी छोटी है, 41, 42 और 43। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय। प्राथमिक में खेती होती है, द्वितीय के अंदर उद्योग होता है, तृतीय के अंदर तीसरा, चौथा और पांचवा व्यवसाय, जिसमें आपका इंडस्ट्री वगैरह है, सर्विस सेक्टर है, ये आ जाते हैं। बहुत छोटी छोटी यूनिट है। फिर ट्रांसपोर्ट का टॉपिक स्टार्ट होता है 44, 45 और 46, 47 तक। इसमें क्या है कि आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट है, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है, प्रमुख जो महासागरीय जल मार्ग वगैरह वो पढ़ने होते हैं, वायु मार्ग वगैरह पढ़ने होते हैं। बड़ी छोटी सिंपल चीजें हैं। इंटरनेशनल ट्रेड है, और जो है आधुनिक सज्जन संचार के उपग्रह वगैरह, पर्यावरण की समस्याएं, प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलन, बहुत छोटी चीजें दे रखी है। इन्हें मतलब आधे घंटे में आराम से आप कर सकते हो, 1 घंटा आधा घंटा में ऐप में पढ़े हुआ आराम से पढ़ जाओगे पूरा। संसाधन है जिसमें संसाधनों के प्रकार है, बहुत अजैविक ऊर्जा संसाधन वगैरह, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये विश्व के संदर्भ में है, कृषि के प्रकार विश्व के संदर्भ में, मुख्य फसलें विश्व के संदर्भ में, पूरे विश्व में गेहूं कहां होता है वगैरह। ये भारत में उद्योग अलग से दिया गया है, नियोजन है, विकास भारत के अंदर दिया गया है, भारत में पोषण विकास, ग्रामीण विकास, भारत के प्रमुख उद्योग, खनिज, ये सब भारत का है, ठीक है। लास्ट में वापस से यूनिट नंबर 64, 65 और 66, ये 3 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की, लास्ट की 3 यूनिट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की, और बीच में 26, 27 से लेकर 31, 32 तक, और लगभग 7-8 यूनिट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी की भी काफी यूनिट है, लगभग 10 से ज्यादा ही है। तो ये कंप्लीट A to Z पढ़ना है। अगर आपको नौकरी लगनी है तो कम समय में कि हां सर हमें ये नोट्स पढ़ने हैं, बढ़िया तरीके से आप पढ़ो ऐप के अंदर ये वाले नोट्स। और बाकी मैंने सारी चीजें बताई दी। अभी समय इतना है कि आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते